कल्पना कीजिए एक विशाल समुद्री दीवार की। मतलब एक ऐसी दीवार जिसे ग्रेनाइट के भारी भरकम और बिल्कुल अभेद्य पत्थरों से बनाया गया है, ताकि वो समुद्र की विनाशकारी लहरों का सामना कर सके। हाँ, जो बिल्कुल अजेय लगती है दिखने में। बिल्कुल। लेकिन क्या हो अगर एक बहुत ही धीमी, एक अदृश्य और खामोश रासायनिक प्रक्रिया उस चट्टान को अंदर ही अंदर खोखला कर रही हो? हाइड्रोलिसिस की बात कर रहे हैं आप। हाँ, वही। एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसे हाइड्रोलिसिस कहते हैं, जो सदियों की मेहनत से तराशे गए उस कठोर ग्रेनाइट को वापस उसी साधारण नरम मिट्टी में बदल सकता है जहां से उसका जन्म हुआ था। ये विचार, मतलब अगर आप एक सिविल इंजीनियर के नजरिए से सोचें तो ये विचार अपने आप में थोड़ा डरावना है, लेकिन बहुत ही आकर्षक भी है। सही कहा। तो द डीप डाइव के इस नए विश्लेषण में स्वागत है। आज का हमारा जो विषय है वो सिविल इंजीनियरिंग की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के लिए है। विशेषकर जो एसएससी जेई, आरआरबी जेई और यूपीएससी ईएससी या स्टेट एई जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं को टारगेट कर रहे हैं। बिल्कुल। और इन एग्जाम्स में बिल्डिंग मटेरियल का जो रॉक और स्टोन चैप्टर है जी। वो हमेशा से हाई वेटेज माइनफील्ड रहा है। मतलब यहाँ से भर भर के सवाल आते हैं। हाँ, और स्टूडेंट्स अक्सर इसमें फंस जाते हैं। तो आज का हमारा मिशन महज थ्योरी को रटना नहीं है जी। हम उन विस्तृत नोट्स का विश्लेषण कर रहे हैं जो सिविल इंजीनियरिंग के सिलेबस का एकदम निचोड़ हैं। और हमारा फोकस इस बात पर रहेगा कि एक टॉप एग्जाम परफॉर्मर के नजरिए से इन पत्थरों के पीछे के असली विज्ञान को डीकोड कैसे किया जाए। क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में ना अब सीधे सवाल बहुत कम आते हैं। सारा खेल क्यों और कैसे का हो गया है। बिल्कुल। अगर कोई केवल तथ्यों का रट्टा मारने की कोशिश करता है तो परीक्षा के दबाव में वो निश्चित रूप से प्लूटोनिक और हाइपैबिसिल जैसी कैटेगरीज के बीच उलझ जाएगा। एकदम सही। लेकिन अगर हम उस पत्थर के बनने से लेके लैब में उसके टूटने तक की पूरी कहानी को मैकेनिक्स के नजरिए से समझ लें तो हर टेक्निकल सवाल का जवाब अपने आप लॉजिकल लगने लगता है। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं पत्थर के जन्म से। किसी भी चट्टान को गहराई से समझने के लिए हमें सबसे पहले पेट्रोलॉजी की ओर जाना होगा। पेट्रोलॉजी मतलब चट्टानों का अध्ययन। राइट, हाँ, पेट्रोलॉजी। हम सभी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स इतना तो जानते ही हैं कि ज्वालामुखी से निकलने वाला मैग्मा या लावा जब ठंडा होता है तो वो इग्नियस रॉक बनाता है। हाँ, ये तो बेसिक साइंस है जो हम स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन नोट्स को ध्यान से देखने पर एक पैटर्न पता चलता है। प्रतियोगी परीक्षाओं का फोकस इस बात पर बिल्कुल नहीं है कि मैग्मा क्या है। तो असली सवाल कहाँ से आ रहे हैं? असली सवाल समय और गहराई को लेके पूछे जा रहे हैं। एग्जामिनर ये जानना चाहता है कि ठंडा होने की गति, मतलब रेट ऑफ कूलिंग, किस तरह से एक पत्थर की पूरी क्रिस्टल संरचना को बदल देती है। अच्छा, तो यहाँ सारा इंजीनियरिंग लॉजिक काम करता है। बिल्कुल। बात सिर्फ ठंडे होने की नहीं है, बात है क्रिस्टल को विकसित होने के लिए मिलने वाले समय की। देखिए, इग्नियस रॉक को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। एक्सट्रूसिव मतलब जो बाहर आ गया। हाँ, जब मैग्मा धरती की सतह को तोड़कर बाहर आ जाता है और लावा बन जाता है तो बाहरी हवा के संपर्क में वो बहुत तेजी से ठंडा होता है। इसे एक्सट्रूसिव कहते हैं। तो तेजी से ठंडा होने का स्ट्रक्चर पर क्या असर पड़ता है? क्योंकि तापमान में एकदम अचानक से भारी गिरावट आती है, अंदर के खनिजों को बड़े क्रिस्टल बनाने का समय ही नहीं मिलता। वे बस अफरा तफरी में जम जाते हैं। अरे वाह, मतलब उन्हें अरेंज होने का टाइम ही नहीं मिला। बिल्कुल। इसलिए बेसाल्ट या ट्रैप जैसी एक्सट्रूसिव चट्टानों की संरचना बहुत ही बारीक यानी फाइन ग्रेन्ड होती है। तो ये बिल्कुल ऐसा है कि अगर आप पानी को तुरंत लिक्विड नाइट्रोजन में डाल दें तो वो एकदम सघन और बारीक बर्फ बन जाएगा। बहुत ही बढ़िया एनालॉजी है। लेकिन इसका उल्टा भी तो होता है ना? जब मैग्मा धरती के बाहर आ ही नहीं पाता। हाँ। और अंदर ही फंसा रहता है। हाँ, और यहीं से इंट्रूसिव चट्टानें जन्म लेती हैं। धरती की गहराई में तापमान बहुत अधिक होता है। आपको पता ही होगा, हर 32 मीटर नीचे जाने पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। हाँ, तो वहां बहुत गर्मी होगी। बिल्कुल। इसलिए वहां मैग्मा को ठंडा होने में हजारों या लाखों साल लग जाते हैं। इस धीमी प्रक्रिया के कारण खनिजों को आपस में जुड़ने और बड़े बड़े क्रिस्टल बनाने का भरपूर समय मिलता है। अच्छा, तो इसके नतीजे के तौर पर ग्रेनाइट जैसी चट्टानें बनती हैं। हाँ, जिनकी बनावट काफी मोटे दानों वाली, मतलब कोर्स ग्रेन्ड होती है। अब यहाँ एग्जामिनर स्टूडेंट्स को एक बहुत ही सूक्ष्म शब्द में फंसाती हैं। इंट्रूसिव चट्टानें भी आगे 2 प्रकार की होती हैं, प्लूटोनिक और हाइपोबेसिल ना।
मैंने नोट्स में देखा कि इन दोनों का जिक्र गहराई के आधार पर किया गया है। सही पकड़ा आपने। लेकिन परीक्षा के तनाव में, मतलब जब टाइमर चल रहा हो, तो कोई ये कैसे याद रखेगा कि कौन सा ज्यादा गहरा है? इसके लिए बस डेप्थ के स्तर को समझना होगा। प्लूटोनिक चट्टानें धरती की अत्यधिक गहराई पर बनती हैं, मतलब डीप डेप्थ पर, जैसे ग्रेनाइट। वहां दबाव और गर्मी अपने चरम पर होती है। और हाइपोबेसिल? दूसरी ओर हाइपोबेसिल चट्टानें सतह के थोड़ा ही नीचे यानी कम गहराई पर ठंडी होती हैं, जिसे शैलो डेप्थ कहते हैं। इसका उदाहरण है डोलेराइट। तो अगर एग्जाम में सवाल कम गहराई या शैलो डेप्थ का है, तो बिना कंफ्यूज हुए सीधे हाइपोबेसिल चुनना है। एकदम सही। अब देखिए, प्रकृति की मार इन इग्नियस चट्टानों पर पड़ती है। ये टूटती हैं, नदियां इनके कणों को बहा कर ले जाती हैं। और फिर सदियों में ये परत दर परत जमकर सेडिमेंट्री रॉक बन जाती हैं, जैसे सैंडस्टोन या लाइमस्टोन। हाँ, लेकिन नोट्स में सबसे ज्यादा जो मैच द फॉलोइंग वाले सवाल आते हैं ना, वो इसके अगले चरण से आते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक वाले फेज से। बिल्कुल। जब इग्नियस और सेडिमेंट्री चट्टानों पर भयंकर दबाव और तापमान पड़ता है, तो ये अपना पूरा रूप बदलकर मेटामॉर्फिक रॉक बन जाती हैं। और इस जोड़े को याद रखने के लिए नोट्स में एक बहुत ही कैची निमोनिक दिया गया है। हाँ, और वो निमोनिक परीक्षा हॉल में समय बचाने का एक बेहतरीन टूल है। ये मेटामॉर्फिक बदलावों को याद रखने का शॉर्टकट है। ग्रेनाइट बना नीस, लाइमस्टोन बना मार्बल, सैंडस्टोन बना क्वार्ट्जाइट और शेल बनी स्लेट। मैं इसे फिर से भूलता हूँ। ग्रेनाइट बना नीस, लाइमस्टोन बना मार्बल, सैंडस्टोन बना क्वार्ट्जाइट और शेल बनी स्लेट। ये तो सच में दिमाग में छप गया है ना? इस एक लाइन को याद करने से कम 4 तरह के ऑब्जेक्टिव सवालों का सीधा जवाब मिल जाता है। ये तो सॉलिड ट्रिक है। लेकिन यहाँ एक और क्लासिफिकेशन है जो मुझे थोड़ा उलझा रहा है। कौन सा? ये तो जियोलॉजिकल बात हुई, लेकिन नोट्स केमिकल वर्गीकरण की भी बात करते हैं। सिलिसियस, कैलकेरियस और आर्जिलेशियस। हाँ, ये केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर है। तो सिलिशियस का मतलब सिलिका यानी सैंड से जुड़ा है, तो वो कठोर होगा। कैलकेरियस कैल्शियम या लाइम से जुड़ा है। लेकिन ये आर्जिलेशियस क्या है? एक साइट इंजीनियर के लिए इस शब्द का असल मतलब क्या होता है? देखिए, आर्जिलेशियस का मुख्य तत्व एल्यूमिना या क्ले होता है। क्ले मतलब मिट्टी? हाँ, और एक इंजीनियर के लिए क्ले की उपस्थिति का सीधा मतलब है भंगुरता यानी ब्रिटलनेस। अच्छा, तो ये ब्रिटल होती हैं? हाँ, जब किसी पत्थर की आंतरिक संरचना में क्ले के कण होते हैं, तो वे भारी लोड या दबाव पड़ने पर अचानक से चटकने लगते हैं। बिना कोई वार्निंग दिए? बिल्कुल। इसलिए स्लेट या लैटेराइट जैसी आर्जिलेशियस चट्टानें कठोर तो हो सकती हैं, लेकिन वे शॉक रेजिस्टेंट बिल्कुल नहीं होती। मतलब आप इनसे कोई ऐसा भारी कॉलम नहीं बना सकते जिस पर लगातार वाइब्रेशन हो रहा हो, जैसे किसी मशीन की फाउंडेशन? एकदम सही। अब समझ आया स्लेट आसानी से पतली परतों में क्यों टूट जाती है। इसके पीछे यही कारण है। हाँ, ये क्ले वाला फंडा क्लियर हो गया। लेकिन जब हम टूटने की दिशा या परतों की बात कर ही रहे हैं, तो मैंने नोट्स के फिजिकल वर्गीकरण में एक बहुत बड़ा कैच पकड़ा है। एक विरोधाभास है वहां। अच्छा, कौन सा विरोधाभास? फिजिकल क्लासिफिकेशन चट्टानों को 3 भागों में बांटता है। स्ट्रैटिफाइड यानी परतदार, अनस्ट्रैटिफाइड यानी बिना परत के ठोस ब्लॉक, और फोलिएटेड। हाँ, फोलिएटेड जो एक निश्चित दिशा में आसानी से टूट सकती हैं। बिल्कुल। अब नोट्स स्पष्ट रूप से कहते हैं कि लगभग सभी मेटामॉर्फिक चट्टानें स्वभाव से फोलिएटेड होती हैं। हाँ, ये तो जनरल रूल है। लेकिन उसी लाइन के ठीक नीचे लिखा है कि मार्बल और क्वार्ट्जाइट, जो दोनों मेटामॉर्फिक हैं, वे अनस्ट्रैटिफाइड की तरह बर्ताव करते हैं। उनमें कोई परत नहीं होती। तो ऐसा क्यों है? और यही वो जगह है जहां टॉपर्स और औसत छात्रों के बीच का अंतर तय होता है। कैसे? परीक्षा बनाने वालों को इन अपवादों से यानी एक्सेप्शन से बहुत प्यार है। सामान्य छात्र बस रट्टा मार लेता है कि मेटामॉर्फिक मतलब फोलिएटेड। हाँ, वो बस रट के चला जाता है। लेकिन मार्बल और क्वार्ट्जाइट के पीछे का मैकेनिक्स एकदम अलग है। जब लाइमस्टोन अत्यधिक गर्मी और दबाव से गुजरकर मार्बल बनता है, तो वो केवल दबता नहीं है। तो क्या होता है उसके अंदर? वो रिक्रिस्टलाइज होता है। उसकी अशुद्धियां पिघलकर बाहर हो जाती हैं और वो आपस में इस कदर गूंथ जाता है कि एक एकदम ठोस होमोजीनस ब्लॉक बन जाता है। ओह, तो उसकी सारी पुरानी लेयर्स फ्यूज हो जाती हैं? बिल्कुल, उसके अंदर की सारी परतें खत्म हो जाती हैं। यही कारण है कि ये मेटामॉर्फिक होने के बावजूद अनस्ट्रैटिफाइड श्रेणी में आता है और हर दिशा से समान मजबूती दिखाता है।
ये तो एक बहुत ही शानदार इंसाइट है। मतलब अपवाद हमेशा किसी गहरे विज्ञान का नतीजा होते हैं, यूं ही नहीं बन जाते। सही कहा। हाँ। तो हमने ये समझ लिया कि पत्थर बना कैसे और उसकी आंतरिक संरचना क्या है। लेकिन एक इंजीनियर किसी खदान में जाकर सिर्फ पत्थर की शक्ल देखकर तो ये तय नहीं कर सकता ना कि वो 10 मंजिला इमारत का भार उठाएगा या नहीं। बिल्कुल नहीं। इसके लिए लैब के एकदम सटीक परीक्षण चाहिए। हाँ, नोट्स में कई पैरामीटर्स दिए गए हैं। हाँ। जैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी का 2.5 से 3.0 के बीच होना। ये एक अच्छे स्टोन की निशानी है। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है वाटर एब्जॉर्प्शन, यानी पानी सोखने की क्षमता। हाँ, ये बहुत क्रिटिकल टेस्ट है। लिमिट दी गई है कि ये 5% से कम होना चाहिए और 10% से ऊपर होते ही पत्थर को बिना सोचे समझे रिजेक्ट कर दिया जाता है। मतलब इतनी सख्त लिमिट क्यों है? क्या थोड़ा सा पानी पत्थर को बर्बाद कर सकता है? देखिए, इस सख्त लिमिट के पीछे एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल खतरा छिपा है। पानी सोखना अपने आप में कोई बड़ी समस्या नहीं है। समस्या वो है जो पानी पत्थर के अंदर जाने के बाद करता है। अच्छा, तो पानी अंदर जाके करता क्या है? सोचिए, एक बिल्डिंग का पत्थर 10% से ज्यादा पानी सोख लेता है। फिर जब सर्दियां आती हैं और तापमान 0 से नीचे चला जाता है, तो पत्थर के छिद्रों या पोर्स में जमा वो पानी बर्फ बन जाता है। हाँ, मगर हम जानते हैं कि पानी बर्फ बनने पर फैलता है। शायद लगभग 9% ज्यादा जगह घेरता है ना? एकदम सही, 9% वॉल्यूम बढ़ जाता है। ओहो, मतलब वो बर्फ पत्थर के अंदर ही अंदर फैलने की कोशिश करेगी क्योंकि उसे ज्यादा जगह चाहिए। सटीक। और वो फैलाव इतना शक्तिशाली होता है कि वो पत्थर के अंदर माइक्रो एक्सप्लोजन पैदा करता है। माइक्रो एक्सप्लोजन मतलब पत्थर अंदर ही अंदर फटने लगता है। हाँ, पत्थर अंदर से फटने लगता है, जिसे हम टेक्निकल भाषा में स्पॉलिंग कहते हैं। बाप रे। 5% तक के एब्जॉर्प्शन में पत्थर के अंदर इतनी जगह होती है कि वो उस फैलाव को किसी तरह सह ले। लेकिन 10% के बाद पत्थर उस आंतरिक तनाव को बर्दाश्त नहीं कर पाता और पूरी बिल्डिंग की संरचना खतरे में पड़ जाती है। ये तो सच में एक टिकिंग टाइम बॉम्ब की तरह है। मतलब अगर आपने गलत पत्थर लगा दिया तो पहली कड़ाके की सर्दी में ही आपकी बिल्डिंग क्रैक हो सकती है। बिल्कुल। लेकिन लैब में हम किसी पत्थर को टेस्ट करने के लिए 10 साल की सर्दियों का इंतजार तो नहीं कर सकते ना? नहीं, हमारे पास इतना टाइम कहाँ होता है। हाँ, तो नोट्स में एक परीक्षण का नाम है ब्राड टेस्ट, जो फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस चेक करता है। ये लैब में सदियों की सर्दियों को कुछ दिनों में कैसे सिमुलेट करता है? ये जो ब्राड टेस्ट का मैकेनिज्म है ना, ये बहुत ही चालाकी भरा है। इसमें हम तापमान कम करके बर्फ नहीं जमाते। तो फिर क्या करते हैं? हम केमिकल का इस्तेमाल करते हैं। हम पत्थर के टुकड़े को सोडियम सल्फेट के घोल में डुबोते हैं। सोडियम सल्फेट? हाँ, पत्थर उस घोल को अपने पोर्स में सोख लेता है। फिर हम उसे ओवन में सुखाते हैं। तो सूखने पर क्या होता है? सूखने पर सोडियम सल्फेट के क्रिस्टल पत्थर के छिद्रों के अंदर ठीक उसी तरह फैलते और आकार लेते हैं जैसे पानी बर्फ बनते समय फैलता है। अरे वाह, मतलब आपने बिना तापमान गिराए बर्फ जमने वाला प्रेशर क्रिएट कर दिया। बिल्कुल। और इस प्रक्रिया को कई बार दोहराया जाता है। अगर पत्थर में कोई कमजोरी होगी तो इस कृत्रिम फैलाव से टूटकर बिखर जाएगा। ये तो बहुत ही शानदार इंजीनियरिंग है यार। मतलब कमाल का जुगाड़ है। हाँ, और एग्जाम में सीधा पूछा जाता है कि ब्रैड टेस्ट किसके लिए है? फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस के लिए। इसी तरह नोट्स में कुछ और टेस्ट हैं जो परीक्षा में सीधे वो जो मैच द फॉलोइंग वाले सवाल होते हैं ना, हाँ। उनमें आते हैं, जैसे स्मिथ टेस्ट। हाँ, स्मिथ टेस्ट बहुत ही साधारण है, लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण भी है। ये पत्थर में मौजूद घुलनशील मिट्टी यानी सॉल्युबल मैटर की मिलावट को पकड़ता है। इसे करते कैसे हैं? बहुत सिंपल है। पत्थर को पानी की बोतल में डालकर हिलाया जाता है और 24 घंटे के लिए छोड़ दिया जाता है। अगर अगले दिन पानी मटमैला हो जाए यानी टर्बिड हो जाए तो इसका अर्थ है कि पत्थर में क्ले या मिट्टी के कण हैं। और जैसा हमने पहले डिस्कस किया, क्ले मतलब ब्रिटलनेस, जो भविष्य में कंस्ट्रक्शन के लिए घातक हो सकती है। बिल्कुल सही। और घिसाव या टूट-फूट के लिए एट्रिशन टेस्ट और एब्रेशन टेस्ट होते हैं। हाँ, वियर एंड टेयर के लिए। लेकिन कठोरता यानी हार्डनेस के लिए महो स्केल का जिक्र सबसे ज्यादा होता है। ये 1 से 10 तक का एक पैमाना है, जहां 1 पर टैल्क है जो सबसे मुलायम है और 10 पर डायमंड है जो सबसे कठोर। सही है। लेकिन मैंने देखा है कि परीक्षाओं में अक्सर जिप्सम की वैल्यू पूछी जाती है, जो कि 2 है। अब एक साइट इंजीनियर के लिए इस 2 वैल्यू का क्या प्रैक्टिकल मतलब है? देखिए, एक साइट इंजीनियर के लिए मो स्केल का नंबर ये तय करता है कि उस पत्थर का इस्तेमाल कहाँ किया जा सकता है। मतलब एप्लीकेशन क्या होगी? हाँ,
जिप्सम की हार्डनेस 2 होने का मतलब है कि आप इसे अपने नाखून से भी आसानी से खरोच सकते हैं। अच्छा, इतना मुलायम? हाँ, अब सोचिए अगर आप इतनी कम हार्डनेस वाले पत्थर का इस्तेमाल किसी रेलवे स्टेशन के फर्श पर कर दें, जहां हजारों लोग रोज अपने जूते लेकर चलते हैं, तो क्या होगा? वो पत्थर तो कुछ ही महीनों में घिसकर बिल्कुल पाउडर बन जाएगा। एकदम। इसीलिए बिल्डिंग स्टोन के लिए, खास तौर पर फ्लोरिंग के लिए, मोह स्केल की वैल्यू कम से कम 7 या उससे ऊपर होनी चाहिए, ताकि वो खरोच और घिसाव का सामना कर सके। समझ गया। और अगर भारी लोड या भार सहने की बात करें तो फिर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का परीक्षण आता है। हाँ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो बेस है। नोट्स के मुताबिक एक अच्छे पत्थर की स्ट्रेंथ 1000 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर, या जिसे हम 100 न्यूटन पर mm² कहते हैं, उससे ज्यादा होनी चाहिए। और यहाँ एक फैक्ट जो एग्जाम्स में बार बार आता है, ट्रैप पत्थर की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। हाँ, नोट्स विशेष रूप से ट्रैप पत्थर का उल्लेख करते हैं, जिसकी स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा लगभग 350 से 380 मेगापास्कल तक होती है। बिल्कुल, ट्रैप बहुत ही मजबूत होता है। तो ये सब जानने के बाद ये तो साफ हो गया कि एक आदर्श पत्थर कैसा होना चाहिए, लेकिन उस आदर्श पत्थर को खदान से निकालकर साइट तक लाने की जो प्रक्रिया है, वो भी कम तकनीकी नहीं है। बिल्कुल नहीं। खदान से पत्थर निकालना यानी क्वारिंग, ये अपने आप में एक साइंस है। हाँ, और इस विषय में ना एक सवाल मैंने देखा है जो हर दूसरे साल किसी ना किसी सिविल इंजीनियरिंग परीक्षा में टकराता ही है। आप ड्रेसिंग वाले सवाल की बात कर रहे हैं ना? हाँ, वही सवाल पत्थर को तराशने या आकार देने से जुड़ा है, जिसे ड्रेसिंग कहते हैं। बार बार पूछा जाता है कि पत्थर की ड्रेसिंग खदान से निकालने के तुरंत बाद क्यों की जानी चाहिए। ये सवाल स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूज करता है। करेगा ही ना। मतलब आमतौर पर लकड़ी का काम करने वाले कारपेंटर भी लकड़ी को पहले सीजन करते हैं, उसे अच्छी तरह सुखाते हैं और फिर उसे काटते या तराशते हैं। टिम्बर में ऐसा ही होता है। तो फिर पत्थर के मामले में पहले काटना और बाद में सुखाना, ये उल्टा सीक्वेंस क्यों है? यही लॉजिक तो समझ नहीं आता। क्योंकि यहाँ क्वारी सैप का विज्ञान काम करता है। क्वारी सैप? हाँ, जब पत्थर धरती की गहराइयों में या खदान के अंदर होता है तो उसके अंदर एक प्राकृतिक नमी होती है। इस नमी में सिलिसिक एसिड घुला होता है। अच्छा। इस प्राकृतिक नमी को ही क्वेरी सैप कहते हैं। जब तक ये नमी पत्थर के अंदर मौजूद रहती है, पत्थर तुलनात्मक रूप से बहुत मुलायम रहता है। तो उसे काटना आसान होता है। बिल्कुल, उसे किसी भी आकार में काटना या छीलना, मतलब उसकी ड्रेसिंग करना बहुत आसान होता है। तो अगर कोई स्टूडेंट ये सोचे कि उसे तुरंत तराशने की बजाय पहले सूखने के लिए छोड़ देना चाहिए, तो असल में साइट पे क्या होगा? अगर पत्थर सूख गया तो वो क्वेरी सैप वाष्पित हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा और उसके अंदर घुले हुए जो मिनरल्स हैं वो क्रिस्टलाइज हो जाएंगे। ओहो। इसके बाद वो पत्थर अपनी चरम कठोरता पर पहुंच जाएगा। फिर तो उसे काटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल, सूखे हुए पत्थर को तराशने में आपके औजारों का भारी नुकसान होगा, मजदूरों की बहुत मेहनत लगेगी और अंततः प्रोजेक्ट का खर्च आसमान छूने लगेगा। तो सारा बजट ही बिगड़ जाएगा। हाँ, इसलिए एक चतुर साइट इंजीनियर हमेशा पत्थर निकलते ही जब वो मुलायम होता है तभी उसकी ड्रेसिंग करवा लेता है। और सूखने का काम बाद में होता है। हाँ, इसके बाद उसे 6 से 12 महीने तक सूखने के लिए एक शेड में छोड़ दिया जाता है, जिसे सीजनिंग कहते हैं। जो उम्मीदवार इस क्वेरी सैप वाले लॉजिक को समझ लेता है, वो सीक्वेंस वाले सवालों में कभी गलती नहीं करेगा। सच में ये बहुत ही तार्किक बात है। अब हमारा पत्थर कट चुका है, सूख चुका है और साइड पर आ गया है। अब दीवार की चिनाई यानी स्टोन मेसनरी में उसे कैसे रखा जाए? यहाँ प्लेसमेंट का रोल आता है। हाँ, नोट्स यहाँ एक और महत्वपूर्ण नियम बताते हैं, नेचुरल बेड का नियम। ये बहुत क्रिटिकल रूल है। यह नियम कहता है कि पत्थर को हमेशा उस पर पड़ने वाले दबाव यानी प्रेशर की दिशा के लंबवत, परपेंडिकुलर या नॉर्मल रखा जाना चाहिए। एकदम सही। लेकिन अगर कोई गलती से इसे लंबवत की बजाय परतों के समानांतर यानी पैरेलल रख दे तो स्ट्रक्चरल तौर पर क्या असर होगा? इसे समझने के लिए ना किताबों के एक बंडल की कल्पना कीजिए। ठीक है। अगर आप किताबों को एक के ऊपर एक लिटा कर रखते हैं, मतलब लंबवत, और फिर उन पर ऊपर से भारी वजन डालते हैं, तो वे आसानी से सारा वजन सह लेंगी। हाँ, वो तो बिल्कुल स्टेबल रहेंगी। लेकिन अगर आप उन्हीं किताबों को खड़ा करके रखें, मतलब समानांतर, और फिर ऊपर से वजन डालें, तो क्या होगा? किताबें अपनी परतों के बीच से फिसलकर या फटकर अलग हो जाएंगी और पूरा बंडल ढह जाएगा। बिल्कुल, यही होता है पत्थर के साथ। सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक चट्टानों में परतें होती हैं। अच्छा, तो लोड उन परतों के बीच काम करता है? हाँ, अगर लोड परतों के समानांतर पड़ेगा तो पत्थर परतों के बीच से स्प्लिट हो जाएगा, टूट जाएगा।
इसे टेक्निकल टर्म्स में डिलैमिनेशन कहते हैं। तो लंबवत रखने से हम उस डिलैमिनेशन को रोकते हैं? हाँ, लंबवत रखने से पत्थर अपनी अधिकतम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का उपयोग कर पाता है। क्या इसका कोई अपवाद है? मतलब कोई ऐसी जगह जहां पत्थर को इस नियम के खिलाफ जानबूझकर अलग तरीके से रखा जाता हो? हाँ, आर्च या मेहराब का निर्माण इसका एक क्लासिक अपवाद है। आर्च में कैसे रखते हैं? आर्च में सारा भार केंद्र की ओर एक वक्र यानी कर्व में ट्रांसफर होता है, इसलिए वहां पत्थरों को रेडियल दिशा में यानी आर्च के केंद्र की ओर इशारा करते हुए रखा जाता है। ऐसा क्यों? ताकि हर पत्थर अपने पड़ोसी पत्थर के साथ लॉक हो जाए और बल को सही दिशा में धकेल सके। कमाल का डिजाइन है। इन सभी सिद्धांतों को जब हम असल दुनिया के उपयोग से जोड़ते हैं, जो नोट्स में दिए गए एप्लीकेशन वाले उदाहरण बिल्कुल लॉजिकल लगने लगते हैं। बिल्कुल, हर चीज का एक रीजन है। जैसे स्लेट का इस्तेमाल छतों यानी रूफिंग और इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड के लिए इसलिए होता है क्योंकि ये आर्जिलेशियस होने के कारण पतली परतों में टूट सकती है। और साथ ही वो बिजली की कुचालक है, मतलब नॉन कंडक्टर है। हाँ, इसलिए स्विच बोर्ड में सेफ रहती है। और ग्रेनाइट की बात करें तो इतना सघन और कठोर है कि उसका उपयोग आम घरों की दीवारों में करना न सिर्फ बहुत महंगा है, बल्कि उसे काटना भी मुश्किल है। इसीलिए ग्रेनाइट का उपयोग वहां होता है जहां अत्यधिक घर्षण और भारी दबाव हो। जैसे रेलवे बैलास्ट में? हाँ, रेलवे बैलास्ट, जहां हर दिन हजारों टन की भारी ट्रेन गुजरती है, या फिर समुद्र के किनारे सी वॉल बनाने में जहां खारे पानी और लगातार टकराती लहरों की भयंकर मार सहनी होती है। तो आज की इस चर्चा से ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में टॉप करने वाले छात्र और एक औसत छात्र के बीच असली अंतर क्या होता है। अंतर उनके लटने की क्षमता में नहीं, उनके अप्रोच में होता है। बिल्कुल, एक औसत छात्र केवल याद करता है कि फोलिएटेड का अपवाद मार्बल है या वाटर एब्जॉर्प्शन लिमिट 5% है, और वो परीक्षा में जरा सा घुमावदार सवाल आते ही घबरा जाता है। हाँ, लेकिन एक टॉप स्कोरर उसके पीछे की रिक्रिस्टलाइजेशन प्रक्रिया और फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस के माइक्रो एक्सप्लोजन को समझता है। जब आपको क्यों पता होता है तो क्या याद रखना बहुत आसान हो जाता है। सही कहा। सिविल इंजीनियरिंग कोई रटने वाला विषय नहीं है। ये हमारे आसपास मौजूद प्रकृति और बलों के साथ तालमेल बिठाने का और उन्हें इस्तेमाल करने का विज्ञान है। बिल्कुल। जब आप इस नजरिया से पढ़ते हैं तो हर मुश्किल सवाल केवल एक लॉजिकल पजल बन के रह जाता है। एकदम सच। और अंत में मैं उसी विचार पे वापस लौटना चाहूंगा जिससे हमने आज के इस एपिसोड की, मेरा मतलब है इस डीप डाइव की शुरुआत की थी। हाइड्रोलिसिस वाला विचार। हाँ, हाइड्रोलिसिस। नोट्स के बिल्कुल अंत में एक बहुत ही छोटी सी लेकिन गहरी बात लिखी है कि केमिकल वेदरिंग की ये प्रक्रिया कठोर ग्रेनाइट को धीरे धीरे एक साधारण मिट्टी यानी क्ले में बदल देती है। ये प्रकृति की ताकत है। हाँ, सोचने वाली बात है कि जो ग्रेनाइट आज विशाल समुद्री दीवारों का भारी भरकम भार सह रहा है, प्रकृति का एक अदृश्य रिएक्शन सदियों में उसे वापस मिट्टी बना सकता है। ये एक साइकिल है जो कभी नहीं रुकती। तो ऐसे में हमारे आज के बनाए हुए जो मजबूत स्ट्रक्चर हैं, वो भविष्य के इन धीमे लेकिन निरंतर प्राकृतिक बदलावों के सामने कैसे टिकेंगे? ये सच में सोचने वाली बात है। प्रकृति हमेशा अपनी चीजें वापस ले ही लेती है। बिल्कुल। एक इंजीनियर के रूप में हमारा काम उस प्रक्रिया को बस थोड़ा धीमा करना है। तो बस इसी सोच और जिज्ञासा के साथ अपनी परीक्षाओं की तैयारी जारी रखें और लॉजिक्स पर फोकस करें। द डीप डाइव के इस विस्तृत विश्लेषण में हमारे साथ गहराई में उतरने के लिए धन्यवाद। अगली बार फिर एक नए टॉपिक को इसी तरह डिकोड करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और सवाल पूछते रहिए।